मेरा नाम पंकज है। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और दूसरे शहर जाकर नौकरी करना पड़ा। मुझे नौकरी तो नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं सड़क पर बैठकर बच्चों के खिलौने बेचना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पास चेहरे पर नकाब लगाए एक लड़की मेरे पास आई और उसने मेरे से ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गया। मैं उसके साथ काफ़ी वक्त बिताया था। वह हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। जब मैं उससे पूछता कि तुम अपना चेहरा मेरे सामने क्यों छुपा कर रखती हो, तब वह मुझसे कहने लगी, जब सही वक्त आएगा तो तुमको अपना चेहरा दिखा दूंगी। जब उसके मुताबिक जब सही वक्त आ गया, तब उसने अपना चेहरा दिखाई तो उसका चेहरा देखते ही मैं दंग रह गया, क्योंकि वो तो मेरी। दरअसल कुछ साल पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उन्होंने एक दिन ऐसे इंसान के घर पर छापा मारा जिसके घर पर सारे काला धन रखा हुआ था। मेरे पापा ने उस इंसान को जेल में डलवा दिया था, लेकिन उस इंसान का बेटा ने मेरे पापा को गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल डलवा दिया था। हमने अपने पापा को छुड़ाने की बहुत जी तोड़ कोशिश की। उस इंसान का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था। वो कहते हैं ना, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। हम भी दौलत के मामले में कम नहीं थे। हमारे पास भी दौलत थी, लेकिन उनके मुकाबले कम थी। हम अपने पापा को छुड़ा नहीं पाए थे। मेरे पापा को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी। फिर उन्होंने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। मैं हॉस्टल में रहकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं अपने पापा के सपने को पूरा करना चाहता था। मैं घर में सबसे छोटा था और दो बहनों का इकलौता भाई। जब मुझे पता चला कि घर के हालात क्या चल रहे हैं, तब मैं फटाक से अपने घर पर आ गया था। घर में कमाने वाले मेरे पापा ही थे। पापा के जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई। जो थोड़े बहुत हमने पैसे जमा करके रखे थे, वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हो गए थे। अब तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे दोनों बहनें जवान हो चुकी थी। मुझे उनकी शादी की फिक्र सता रही थी। मेरी माँ की तबीयत भी खराब होने लगी थी। आसपास के लोगों ने गलत बातें फैला दी थी, जिसके कारण मेरी बहनों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा था। मेरे पापा ने इस तरह चले जाने से मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाला मेरे पिता ही थे। मैं तो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। मुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ी। अब घर की जिम्मेदारियां मुझे संभाल ली थी। मुझे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए नौकरी की तलाश में दूसरे शहर आ गया था। यहाँ पर आने के बाद भी मुझे धक्के ही खाने पड़ रहे थे। एक दिन एक होटल में मुझे वेटर की नौकरी मिल गई थी। इस मौके को मैंने नहीं गंवाया था और ये नौकरी मैं तुरंत पकड़ ली थी। मैं किराए के मकान पे रहता था, एक छोटा सा घर लिए हुए था, लेकिन इस वेटर की नौकरी में मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। क्या अपने घर पर भेजता और क्या खुद खाता। मैंने सोचा एक पार्ट टाइम नौकरी भी कर लेता हूँ, जिससे वेटर वाली नौकरी का पैसा घर पर भेज दिया करूँगा और जो पार्ट टाइम की नौकरी के जो पैसे मिलेंगे वह मैं अपने खर्च में करूँगा। मैं जहाँ किराए के मकान पे रहता था, वहाँ पर एक लड़के ने मुझे सलाह दी थी कि मैं शाम को बच्चे के खिलौने बेचा करूँ, क्योंकि बच्चों के खिलौने ज़्यादातर बिकते हैं। मैं अपने दोस्त की बात से सहमत हो गया था। खिलौने लेने के लिए मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे खिलौने खरीद के दिलाए थे। फिर मैं वेटर की नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम भी करने लगा था। सड़क के किनारे बैठकर बच्चों को खिलौने बेचने लगा था। लेकिन खिलौने हर रोज़ बिक्री हो यह ज़रूरी नहीं। हर रोज़ मेरे खिलौने नहीं बिकते थे। किसी त्यौहार में ही ज़्यादा बिकते थे। कहीं पर मेला लग गया होता तो वहाँ पर मैं चला जाता। मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाती। एक दिन जब मेरी वेटर की नौकरी की जब छुट्टी हुई, तब मैं घर पर बैठा था और उसके बाद सुबह सुबह ही मैं निकल गया था सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचने के लिए। मैं सोचा आज सुबह सुबह ही बैठ जाता हूँ, घर पर खाली बैठकर क्या करूँगा। जब मैं सड़क के किनारे बैठा था, तभी मेरे घर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, सामने से मेरी बहन बोल रही थी। उसने बताया कि बड़ी बहन घर से भाग गई है। यह खबर सुनकर मैं बहुत शॉक रह गया। एक तो गांव वाले ऐसे ही गलत गलत बातें कर रहे थे,
ऊपर से मेरी बहन ने घर से भागकर हमारे खानदान पर और इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैं बहुत परेशान था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे दुकान पर एक नकाब लगाए एक लड़की मेरे पास आई। उसके साथ में एक बच्चा भी मौजूद था। उसके बच्चे ने खिलौने की ज़िद की। तब उस औरत ने अपने बच्चे को सारे खिलौने मुझे से लेकर उस औरत ने सारे खिलौने खरीद लिए। मैं इस बात से बहुत खुश हो गया था। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई थी। औरत जब जा रही थी तो उसको मैं देख रहा था, लेकिन यह देखकर मैं दंग रह गया कि वो औरत एक कार में बैठकर चली गई। मैंने सोचा इतनी बड़ी लड़की जिसके पास कार है वो मेरे सड़क के किनारे वाले खिलौनों का ही इस्तेमाल करेगी। वह कहीं और से भी तो ले सकती थी खिलौने। वह इतनी बड़ी दिख रही है, फिर मुझे गरीब से ही खिलौना क्यों ली, यही सब सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, यह सब सोचने से क्या फ़ायदा, आखिर मेरी कमाई तो हो गई ना, और क्या चाहिए। मैं पैसे लेकर बहुत खुश था। मेरे एक हफ्ते का खर्च निकल गया था। जब मैं घर पर आया तब मकान मालिक मेरे घर पर आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया था। दरअसल मेरा मोबाइल कुछ दिन पहले ही ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने अपने घर वालों को अपने मकान मालिक का नंबर दे के रखा था। इससे पहले मैं उनसे पूछता कि क्या खबर है, तब तक उन्होंने अपने मोबाइल में नंबर डायल करके मेरे घर पर फ़ोन लगा दिया और सीधा मेरे हाथों में पकड़ा दिया। सामने से मेरी बहन बात कर रही थी और वह फ़ोन पर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर मेरी बहन ने जो बात कही वह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा लगा कि सारी मुसीबत मेरे ऊपर आकर टूट पड़ी हो। एक साथ मैंने अपनी बहन को दिलासा दिलाया, तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बहन को दिलासा दे ही रहा था दिया, लेकिन मैं अंदर से खुद बहुत टूट गया था, क्योंकि यह खबर पूरी तरीके से झकझोर के मुझे रख दिया था। और फिर मैं फ़ोन रख दिया। मकान मालिक ने मुझे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पर बताया कि माँ को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 70,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं अगले ही दिन अपने घर के लिए रवाना हो गया था और अपनी माँ से मिलने के लिए। जब मैं अपनी माँ से मिला तब मैंने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि मैं उनका इलाज करवा दूंगा। फिर मैं रात को वहीं से निकल गया। इस शहर जहाँ मैं रह रहा था वहाँ पर आकर मैं होटल के मालिक से बात की, कुछ पैसे उधार दे दे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर वेटर अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, अलग अलग परेशानियाँ लाकर बताते हैं, जैसे कि मैं दे ही दूँगा, जाओ जाकर अपना काम करो। मालिक की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन काम भी तो नहीं छोड़ सकता था। फिर शाम को जब मैं घर पर आकर खिलौने बेचने के लिए जा रहा था तब मैं यही सोच रहा था, आज बड़ी मेहनत से खिलौने बेचूंगा, आज जल्दी घर पर नहीं आऊँगा, भले ही मुझे रात भर खिलौने क्यों ना बेचना पड़े। फिर जब सड़क के किनारे बैठा हुआ था, कुछ ही देर हुए थे, तब फिर से वही लड़की कार से उतरकर सीधा मेरे पास आ गई। उस लड़की के चेहरे पर नकाब लगाया था, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके साथ में वही बच्चा मौजूद था जो पिछली बार आया था। उसने फिर से मेरे सारे खिलौने खरीद लिए थे। मैं सोचता रह गया, इस लड़की का तो एक ही बच्चा है, कोई भी अपने बच्चे के लिए एक या दो खिलौने दिलाता है, सारे खिलौने नहीं। फिर खिलौने को उठाकर अपनी कार के डिग्गी में डालकर लेकर चली गई। उस लड़की के जाने के बाद मैं अपनी प्रॉफिट के पैसे गिनने लगा और मैं खुश हो गया था। मैंने सोचा इस तरह ये लड़की आती रही तब मैं अपने माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर लूँगा। वह लड़की हर दूसरे तीसरे दिन आ जाया करती थी और उसी दिन मुझे बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती थी, लेकिन कुछ दिन से वो मेरे दुकान पर आ ही नहीं रही थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं सोच रहा था अब जब ज़रूरत है तो नहीं आ रही है। इधर घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था मेरी बहन का, बोलती थी घर पर आ जाओ, कभी बोलती पैसे भिजवा दो। मैं बहुत परेशान हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं क्या करूं। 70,000 रुपये मुझे मेरी माँ के इलाज की रकम के लिए चाहिए थी, लेकिन यह रकम इतनी बड़ी थी, मैं काफ़ी परेशान हो गया था। फिर एक दिन वही लड़की मेरे दुकान पर आई और मुझसे सारे खिलौने ले ली। मेरे मन में फिर से उम्मीद जागने लगी कि अब मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊँगा। जब अगले दिन वह लड़की फिर से मेरे खिलौने लेने के लिए आई, तब उसने मुझे काम के लिए ऑफ़र किया। उसने मुझे कहा कि तुम मेरे घर पर काम करोगे। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। इसीलिए मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले तो मैं खामोश रहा। जब मेरे काफ़ी देर तक मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, तब उस लड़की ने कहा, आप खबर सुनकर चौंक गए? मैंने इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी। फिर वह लड़की कहने लगी, इस काम के तुम्हें मैं 20,000 रुपये दिया करूँगी। यह सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठा। फिर उस लड़की के कहने लगा, क्या आप सच में मुझे 20,000 रुपये देंगी? तब वो मुझसे कहने लगी, हाँ। फिर मैंने उस लड़की से कहा, लेकिन आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों देंगी और मुझे नौकरी क्यों देंगी? फिर वो लड़की मुझसे कहने लगी, आप बहुत मेहनती लड़के दिखाई दे रहे हो, जो काम करने के बाद पार्ट टाइम के तौर पर सड़क के किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं। आप जैसा मेहनती कौन है? आपके इसी ईमानदारी को देखकर मैं अपने घर पर काम पर रखना चाहती हूँ आपको। फिर मैं भी सोचा किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। अगर किस्मत मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है तो मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए, और दरवाज़ा ना खोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैंने उस लड़की की बात मान ली और उस लड़की ने अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं तुरंत खिलौने की टोकरी उठाकर उसके कार की डिग्गी में रख दी और मैं बैठ गया और जाने लगा उसके कार में। ऐसा लगा मुझे बहुत सुकून मिला। जब उसके घर तक पहुंचा, तब नौकर ने आकर हमारा दरवाज़ा खोला। फिर उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आई और अपने नौकर को आवाज़ दी। उसने कहा, साहब को उसका कमरा दिखा दे। मैंने उस लड़की से कहा, पहले मुझे मेरा काम बता दीजिए। उस लड़की को मैंने अभी तक नहीं देखा था। मुझे लगा शायद बाहर है, इसीलिए उसने चेहरे पर नकाब लगा के रखा है। घर पर आने के बाद शायद निकाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की ने घर पर आने के बाद भी अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। उस लड़की ने मुझसे कहा, आप पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। फिर मैंने कहा, ठीक है। फिर उस लड़की ने अपने नौकर को मेरे साथ भेज दिया कमरे में छोड़ने के लिए और वापस चला गया। फिर दूसरे नौकर ने लड़की ने मेरे लिए कपड़े भिजवाए थे। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर वो कपड़े पहन लिए। ये कपड़े बहुत अच्छे थे। मैंने अपने आप को खुद को आईने में देखा। मैं पहले से भी अच्छा नज़र आ रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई। तब मेरे कमरे में फिर से एक नौकर आया। उसने कहा, मालकिन आपको बुला रही हैं। जैसे ही मैं नीचे आया, तब वह लड़की मुझे खाना खाने के लिए कहने लगी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। खाते खाते लड़की मुझसे कहने लगी, हमें बाहर जाना है पार्टी में। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान था। फिर उसके साथ चला गया पार्टी में। जब वहाँ पर गया तब वह पार्टी शादी की थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। फिर वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर स्टेज के ऊपर लेकर गई और सबके सामने उसने कहा कि ये मेरे हस्बैंड है। उस लड़की की बात सुनकर मैं दंग रह गया। सारे मेहमान ने रिया कहकर उसे बधाइयाँ दी थी। शायद उस लड़की का नाम रिया था। फिर वहाँ पर सारे मेहमान ने मुझे बधाइयाँ दी। सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। मैं यही सोच रहा था, रिया ने झूठ क्यों कहा सबसे। कुछ 2 घंटे रहने के बाद हम घर पर आ गए थे। घर पर आने के बाद मैंने रिया से पूछा, आपने सबसे झूठ क्यों कहा कि मैं आपका हस्बैंड हूँ? झूठ बोलना तो पाप है। रिया कहने लगी, झूठ मैंने बोला है, तुमने थोड़ी ना बोला है। तुमने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। यही तुम्हारा काम है। सबके सामने तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा। मैंने सोचा, ये कैसा काम? तो फिर रिया कहने लगी, इसी काम के मैं तुम्हें 20,000 देने वाली हूँ, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकते हो। फिर थोड़ी ही देर में व्हील चेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी को नौकर लेकर आया, फिर चला गया। फिर रिया कहने लगी, ये देखो मेरे दादाजी है। यह बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इनको कैंसर हो गया है। मेरे दादाजी मेरे
सारे सपने पूरा किया करते हैं। मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे से प्यार नहीं करता था। मेरा प्यार एक तरफा था, लेकिन मैं शादी उसी से करना चाहती हूँ। मैं किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने सोचा अगर उससे मेरी शादी नहीं होगी तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ दादाजी के जीते जी मैं उनका सपना पूरा कर सकूँ। दादाजी मुझसे पहले खुश थे कि मैं शादी कर लूँ, फिर यह सुकून से मर सकेंगे। इसीलिए ये नाटक करने के लिए तुमसे कह रही हूँ। फिर मैंने रिया से कहा अगर तुम्हें यही नाटक करवाना था तो यह नाटक तुम तो फ्री में भी करवा सकती थी, तुम्हें मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। तब रिया मुझसे कहने लगी मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करवाती, मुझे मालूम था तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तभी तो तुम इस तरीके सड़क के किनारे बैठकर खिलौने बेचा करते थे। मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद को कर दूं, इस कारण मेरी भी मदद हो जाएगी। अच्छी बात है। मैं रिया से पूछा तुमने शादी के सबके सामने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी जो शादी में हम गए थे वो मेरे चाचा के लड़की की शादी है। मेरा इस दुनिया में चाचा और दादाजी के अलावा कोई नहीं था। मैंने सोचा था सिर्फ दादाजी को अगर यह बात बताऊंगी तो चाचा कभी ना कभी मेरे दादाजी को ये बात बता देते, जिससे मेरे दादाजी दुखी हो जाते। मैं चाहती थी कि दोनों को साथ में यह खबर दे दूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। मैं रिया की बात मान ली। रिया के दादा के सामने हम दोनों ने पति पत्नी वाला नाटक कर देते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। फिर मैंने रिया से पूछा तुम उस लड़के का कब तक इंतज़ार करोगी। आखिर फिर जहाँ पर भी ठीक है, बस परेशानियों में उलझा हुआ है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी बहन को फ़ोन आया। उसने माँ को बताया कि माँ के ऑपरेशन 2 दिन में होने वाला है, तुमको घर पर आना पड़ेगा। मैं अकेले कैसे संभालूंगी। मैंने अपनी बहन से कहा मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने रिया को कहा मैं अपने माँ के घर पे जाना चाह रहा हूँ। रिया से कहा 2 दिन की ही बात है, माँ का ऑपरेशन 2 दिन में होने वाला है। फिर रिया ने कहा तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी बहन के अलावा वो अकेली है। फिर रिया कहने लगी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं भी तो यहाँ पर अकेली हूँ। रिया मुझे जाने नहीं दे रही थी। बहुत समझाने पर भी वो नहीं मान रही थी। फिर वह रोने लगी, मुझसे कहने लगी प्लीज़ मत जाओ, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। रिया के इतना मना करने के बावजूद मैं अपने घर पर आ गया था अपने माँ के इलाज कराने के लिए। मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मेरी माँ ठीक हो गई थी। 2 दिन रहने के बाद मैंने सोचा मुझे रिया के घर पर जाना चाहिए, उसे मेरी ज़रूरत है। जब मैं रिया के पास इस शहर में आया तब उसके घर पर पहुँचा, तब मैंने देखा उसके घर पर बहुत सारी भीड़ जमा है। तब मैं देखते ही दंग रह गया। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे मैं बहुत परेशान था। जब अंदर जाकर मैंने देखा तो दादाजी सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए ज़मीन पर लेटे थे और आसपास सभी लोग रो रहे थे। सारी जगह को हराम मचा था। उसके सामने ही एक लड़की सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठकर रो रही थी। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लगी। फिर मुझे याद आया यह तो मेरी ही क्लास की क्लासमेट थी। जब मैं थोड़ा और करीब आया तब मैंने देखा यह तो रिया है। रिया की आवाज़, उसके रोना मेरी ही क्लासमेट की लड़की की जैसा था। दरअसल मेरे कॉलेज में मेरी ही क्लासमेट थी। मुझे आज भी वो दिन बहुत याद है जब कॉलेज में कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे थे। मैं फर्स्ट ईयर में था। उस लड़की ने मेरे से मदद मांगी थी बचाने के लिए। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि अपने काम से ही काम रखना, लड़कियों के मामले में मत पड़ना। इसीलिए उस लड़की की मदद मांगने पर भी मैंने उसकी मदद नहीं की थी। फिर उसके बाद वो कॉलेज ही नहीं आई। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। रिया को जब ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं नहीं था। दादाजी का अंतिम संस्कार हो गया। अगले दिन मैं रिया के कमरे में गया। तब रिया ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। मैंने रिया से कहा रिया मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद नहीं की थी
और आज भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। फिर रिया मुझसे कहने लगी कोई बात नहीं, और वो फिर कहने लगी तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, दादाजी तो अब नहीं रहे, तुम बताओ तुम्हारी माँ कैसी है। मैंने रिया से कहा मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वह अभी ठीक है। फिर रिया मुझसे कहने लगी तुम्हारे जाने के बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, जब मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई तब डॉक्टर ने कहा कि बस कुछ घंटे ही जिंदा रहेंगे। फिर सुबह सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। फिर कहने लगी कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला रह जाता है। रिया कहने लगी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरा प्यार कौन है? फिर रिया कहने लगी तुम ही तो हो मेरा प्यार। यह बात सुनकर मैं पूरी तरीके से हिल गया था। फिर रिया ने कहा तुम जानते हो मैं अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखती हूँ? यह बात उसी वक्त की है जब मैं कॉलेज में तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी और तुमने मेरी मदद नहीं की थी। तभी कुछ लड़कों ने मेरे गाल के ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिसके कारण मेरा गाल जल गया और उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई थी और कॉलेज जाना छोड़ दिया था। जब मेरे दादाजी को यह बात पता चली तो मेरे दादाजी ने उन लड़कों को अरेस्ट करवा लिया था, लेकिन मेरा जरा हुआ चेहरा देखकर मुझसे शादी कौन करता। इसीलिए मैंने सोचा कि दादाजी जो मुझसे हमेशा कहते हैं शादी कर ले, उनको खुश करने के लिए मैंने सोचा कोई लड़का मुझसे शादी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, लेकिन शादी का नाटक तो कर सकता है। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे एक उम्मीद की किरण जगी थी। जब मैं तुम्हें रास्ते पर खिलौने बेचते हुए देखी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर खिलौने लेती थी। मेरे साथ में जो एक लड़का था वो मेरे ही नौकर का बेटा था, जिसे मैं अपने साथ लाती थी। मुझे देखकर एहसास हो गया था कि तुम वक्त के मारे हो, परेशानियों से घिरे हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो तुम मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रहे होते। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। मैंने सोचा इस कारण तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी। मेरे दादाजी खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी शादी कर ली। रिया की बात सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रिया सचमुच बहुत अच्छी लड़की और नेक दिल लड़की थी। मैंने रिया से शादी करने के लिए उसको प्रपोज़ किया। रिया झट से मान गई। फिर मैंने रिया को लेकर अपने शहर आ गया था अपनी माँ और बहन से मिलवाने के लिए। मुझे लग रहा था कहीं मेरी माँ और बहन एक्सेप्ट ही ना करे, लेकिन जब मैंने पूरी बात बताई तब मेरी माँ और बहन को शादी से कोई एतराज़ नहीं था। रिया की मदद से मेरी बहन की शादी हो गई थी और फिर मैं शादी करके रिया के घर में ही शिफ्ट हो गया था और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बदलाव आ गया था। रिया जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिलती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।